अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज़ मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, इतने दिनों से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से हम जो नेशनल डायलॉग किए जाने की ज़रूरत के बयानात सुन रहे थे, उसका खुलासा और नून लीग की क़यादत की ख्वाहिश को मरियम बीबी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जाहिर किया। लेकिन इस मौक़िफ़ के साथ पहले हुकूमत को घर भेजा जाए और फिर इस बारे में बातचीत की जाएगी, जबकि इसके बरक्स फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब बात करने को तैयार हैं, लेकिन एहतसाब और नैब केसेस को एक साइड पर रखकर बात की जाएगी। ऐसे में ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम प्रोग्राम के पहले टॉपिक में बात करेंगे। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने आटा और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी करने की बात की है, लेकिन क्या ये महज एक बयान है या वाकई प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट इस मामले पर सर जोड़कर बैठ चुकी है। और आखिर में देंगे आपको एक अच्छी खबर कि अगस्त के अख्ताम से अब तक रुपए की कदर में मजमूई तौर पर 3.1% इजाफा देखने में आया। खुशाइन बात यह है कि इस अरसे के दौरान इंडोनेशिया और जनूबी कोरिया की करेंसियों की कदर में पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। तो यहाँ पर सवाली निशान ये है कि इनकी वजूहात क्या हैं। ये जो खुशखबरी की हम खबर सुन रहे हैं, ये हमारी हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ हैं या फिर हक़ाइक़ कुछ और हैं? क्योंकि जब तनकीद करने की बात आती है तब हम बिल्कुल बात करते हैं हुकूमत के हवाले से, लेकिन अगर कोई अच्छी खबर हमें मिल रही है तो उसमें कितना क्रेडिट हम इस गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चौथाई साहब। NVC बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबशिर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ा हमारे साथ मौजूद है। रज़ा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम बीबी के हवाले से। वो कह रही हैं कि फौज से बात हो सकती है और हम बात भी जरूर करेंगे, मगर आगे बढ़ने के लिए हुकूमत को घर जाना होगा। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया एक इदारे को, BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि फौज मेरा इदारा है, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अब बात अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी। तो नासिर बेग चौथाई साहब, आपके पास आती हूँ। सबसे पहले बताइएगा, हुकूमत को घर भेजा जाए तब बात होगी, तब हम डायलॉग टेबल पर आकर बैठेंगे। इसके साथ मामलात आगे बढ़ने की तवक्को हम रख सकते हैं जमहूरी माशरे में, जहां पर अवाम के वोट से प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ हो? देखिए, बहुत क्लियर बात है कि मरियम ने कोई नई बात बिल्कुल नहीं कही। थोड़ा इजाफा उसमें, नवाज़ शरीफ ने मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकात के बाद ये कहा था कि फ़ौज से बातचीत हो सकती है, और लेकिन मुझसे इजाज़त लेकर और बताकर। तो ये एक पुराना वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें जो इजाफा है वो है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। मेरा ख्याल है ज़ेब दास्तां के लिए बाज़ औक़ात हमें किसी चीज़ के ऊपर, गुलदस्ते के ऊपर एक और गुलदस्ता लगाए थे, तो ये वो सूरत हाल है। ये ज़ेब दास्तां हैं मुज़ाकरात के लिए। ये पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार मिलेंगे आपको। खान साहब के मौक़िफ़ में ख़ासा बड़ा तब्दीली आई है कि पहले वो कहते थे बातचीत ही नहीं करूँगा, और अब कहते हैं कि एहतसाब नहीं छोड़ूंगा, बातचीत हो सकती है। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई मीटिंग पॉइंट होगा और मीटिंग पॉइंट बनाया जाएगा, बनेगा नहीं, मीटिंग पॉइंट बनाया जाएगा और कहानी को सुलझाया जाएगा। इफ्तिखार आरिफ का शेर है, रूमी साहब एक बात सुन चुके हैं, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उक़दा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तो मेरा ख्याल है तमाशा वाकई तमाशा हो रहा है और ये ख़त्म हो जाएगा। एक नॉर्मल पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट सामने आना चाहिए, और वो आएगा, मुझे लगता ही है। और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले 2 साल कदरे बेहतर होंगे। जब बातचीत शुरू होगी ना, फैज़ साहब का बहुत पुराना मकूला है, मेरे दुश्मन मेरे दमसाज मेरे साथ रहो जी। इस शर्त के साथ बात मैंने कहा ना, ये शर्त ज़ेब दास्तां के लिए। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये शर्त ज़ेब दास्तां के लिए है। बाज़ औक़ात हम होता ये है कि बहुत से मुतालबे पेश करते हैं अपनी इंतज़ामिया को। जब हम ट्रेड यूनियन में होते हैं, 100 मुतालबे होते हैं, उसमें से 5 ऑपरेटिव होते हैं, 5 ऑपरेटिव होते हैं कि ये 5 पूरे कर दो, बाकी ठीक है, ओके फाइन। तो ये हुकूमत तो घर जाएगी नहीं, एक बात ही भी तय है, ये उनको भी पता है, हमें भी पता है। फिर वो कहती हैं, आज उन्होंने कहा है कि ये तय करना बात की बात है कि तहरीक एतमाद लाए
या अदालत का वोट लेकर आए, ये तय होना बात की बात है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन से कोई रास्ता निकलेगा, मुझे यकीन है, और रास्ता निकलना भी चाहिए। क्या झगड़ा किस बात का है? झगड़ा बैड गवर्नेंस का है, आप कहते हैं गुड गवर्नेंस करेंगे, तो ठीक है ये बात करते हैं आप, इसमें क्या इख्तिलाफ की बात है। लेकिन मुल्क के मफाद में, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, जमहूरियत की बरकरार रखने के लिए, जमहूरियत को अच्छा बनाने के लिए हमको बातचीत करना पड़ेगी। बातचीत के बगैर कोई मसला नहीं। तो इंडिया में आप देख लें, बांग्लादेश में आप देख लें, बातचीत होती है ना, जानी दुश्मन है बांग्लादेश वाले एक दूसरे के, लेकिन बातचीत होती है। सही। जनरल साहब, एनबीसी ने कहा कि कुछ कन्फ्यूजन है, सिर्फ एनबीसी को नहीं, कन्फ्यूजन मुझे भी है, क्योंकि मियां साहब कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को सियासी उमूर से बेदखल रखा जाए। मरियम बीबी कह रही हैं फौज हमारा इदारा है, फौज से बात हो सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाए, कैसे पॉसिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मेरी समझ से तो बालातर है कि फौज से अगर बात करनी है तो किस चीज पे, फौज के पास कौन सा ऐसा आईनी रास्ता है कि वो इनके लिए खोल देंगे। ये आपने तो बयानी की भी बात की कि उस बयानी से बिल्कुल हटके मियां साहब तो 70 साल 72 साल की तारीख हमें याद कराते रहे, और उन्हें यही था कि फौज का दखल था, और आज फौज जो है वो इस पे बिल्कुल तैयार नहीं। जैसे मोहम्मद जुबैर के आप ताल्लुकात या उनकी मीटिंग्स वगैरह, ये मुख्तलिफ मीटिंग से जो जाहिर होता है, और ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पे जो हमारे दोस्त रज़ा रूमी अक्सर बात करते रहे हैं, ये भी आज क्लैरिफाई किया हमने कि जो मियां साहब का बाहर जाने का किस्सा था, उसमें आर्मी का कतन कोई ताल्लुक नहीं, कतन कोई नहीं, 100% कोई, और आपको पता है इस बात का, आप भी जानती हैं। लिहाजा आर्मी को इन्वॉल्व करना ही मैं समझता हूं वो ज्यादती, और आर्मी हो ही नहीं। ये बेशक कहते रहे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी की तरफ से कभी इस पे कोई पजीराई होगी। ये एक नॉन स्टार्टर है। बात करनी है इन्होंने तो हुकूमत के साथ, और हुकूमत जैसे अभी एनबीसी भी कह रहे थे कि वो इंडिया दे रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार, क्योंकि उनके पास एक ही बहाना होता था, वो कहते थे जी जब बात करेंगे तो ये हमसे कंसेशन मांगेंगे करप्शन के केसेस पे। जी। तो सारी दुनिया कहती है चले करप्शन के केसेस की बात ना करें, लेकिन बाकी तो बहुत सारी बात जो आपने अवाम के मसाइल के बाद करना है या गवर्नेंस के मामले में बातचीत करनी है, तो अगर ऑपोजिशन का इंटरेस्ट उस तरफ मौजूद है कि अवामी मसाइल पे बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हुकूमत को करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है गुंजाइश है कि जाके ये हुकूमत के साथ रास्ता खोलें, बातचीत करें, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी इस चीज पे तैयार हो जाएगी बातचीत के लिए। लेकिन ये नॉन स्टार्टर है कि अगर आप बात करें कि जी आर्मी से, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे कोई गुंजाइश है और कोई बात करेगा। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बात करने को ये तैयार हैं, शर्त बेशक ये सामने रख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ये एक रास्ता खोलने के लिए, राहें हमवार करने के लिए। रज़ा रूमी साहब, एक तरफ मरियम बीबी कह रही हैं कि अच्छा, रज़ा रूमी साहब हमारे साथ नहीं है, बुखारी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी बुखारी साहब, मैं इस स्टेटमेंट को कोट करते हुए आऊंगी। एक तरफ मरियम बीबी ने कहा कि आइन के दायराकार में रहते हुए बातचीत होगी, दूसरी तरफ ये कह रही है कि पीडीएम के इत्तेहाद से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात होगी, तो फिर आइन के दायराकार में रहते हुए बात किस तरह से होगी? बिल्कुल, आपने खुद ही इंडिकेट किया और नासिर भाई ने भी कहा कि कन्फ्यूशन है। कन्फ्यूशन ये है कि अगर हम नवाज शरीफ साहब का बयानिया देखें तो वो सिविल बालादस्ती का है। वो चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई रोल ना हो, जबकि आइन ये कहता है कि आर्मी जो है वो सबसर्विएंट है कॉन्स्टिट्यूशन की और पार्लियामेंट की और हुकूमत की। आइनी पोजीशन ये है। और ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ साहब बड़ा फ्रंट फुट पे जाके उन्होंने बड़ी खौफनाक तकारीर की, उसके बाद इस तरह का आना मेरे लिए तो कम से कम अचंभे की बात है कि वो बयानिया किधर गया, और ग्राउंड रियलिटी तो यही है। और हम इस पे जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, इस बात को हमने तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आर्मी का रोल है, वो भी उतने ही स्टेक होल्डर्स हैं जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उसका होना या ना होना ये एक अलहदा बहस है। तो मरियम का सडनली पहले ये बयान देना, बात हो सकती है,
लेकिन पहले हुकूमत को गिराएं, फिर कहा PDM के ज़रिए बात हो सकती है। बुनियादी तौर पे नासिर भाई उस तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर चुके हैं कि बात हो रही है, और अब चूँकि ये बातें कुछ दिनों में आवाम के सामने आएंगी तो एक जस्टिफिकेशन बनाई जा रही है कि जी हमने तो ये शर्त रखी थी, और कुछ बुनियादी तौर पे आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। तो हमें ये लग रहा है कि मरियम जैसे PMLN पीछे गई, पीपल्स पार्टी पीछे गई, इमरान खान साहब एक स्टेप पीछे गए, उन्होंने कहा जी नैब के अलावा मतलब इन केसेस के अलावा बाकी सारे मामलात पे हम बात कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने भी एक कदम पीछे लिया है, और उनके भी जो है रवाबित यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ तो हुए हैं, इसी तरह ही PMLN के साथ भी जो जिसे हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं अपने वर्ड्स में, वो हो रही है। तो ये अच्छा शगुन है मेरे ख्याल में, और क्योंकि जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है उसके लिए ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी अपने अपने स्टैंसेस में पैदा की जाए, और यही मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल में कि इस शर्त के साथ या इस शर्त के बगैर मामलात आगे बढ़ेंगे। मामलात आगे बढ़ेंगे। अमीर, मरियम बीबी दावा कर रही हैं कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों से, मेरे अपने लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन डायरेक्ट मुझसे भी इस बारे में बातचीत नहीं हुई है। बातचीत अगर इर्द गिर्द के लोगों से भी हुई है तो शर्त के साथ पॉसिबल है कि पहले प्राइम मिनिस्टर को घर भेजें। लेकिन मुबशिर साहब कह रहे थे कि बड़ी हैरत हो रही है कि ये बयानिया किस तरह तब्दील हो रहा है। यानी पहले ये कहा जा रहा था कि जी फौज का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, अब फौज से बात करने की बात हो रही है। तो मुबशिर साहब को शायद कोई इन पे थोड़ा बहुत शक होगा कि ये सुधर गए हैं। हमें तो पहले दिन से इन पे शक था कि ये नहीं सुधरे, और इनके कभी भी जमहूरियत पसंद न थे, न है, न कभी होंगे। ये वक्त आज फिर दिखा रहा है, ये आगे भी वक्त दिखाएगा। खैर कोई भी नहीं है, बशमूल इमरान खान, पीपल्स पार्टी, ये सब नाम नेहाद ढकोसला इन्होंने जो जमहूरियत उसके ऊपर बना रखा है। कोई भी जमहूरियत पसंद मसलन जमहूरियत की छोटी सी बात चूंकि हो रही है, तो आज आप देखें बदतरीन उसका मुजाहरा सारा दिन PTV, आज PTI के जो लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कर रहे हैं, सारा दिन PTV ने लाइव ब्रॉडकास्ट किए अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद की तकरीरें। लेकिन बेचारे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले कई जलसे कर चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनकी खबर तक पट्टी तक नहीं चला रहा PTV। तो ये खाक जमहूरियत है इनकी। अब देखिए जो मरियम साहबा ने फरमाया, देखिए जरा उन्होंने एक तो कहा कि फौज से मेरी पार्टी बात करने को तैयार है, साथ उन्होंने कहा शर्त यह है कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए। तो बाबा आपने तो 2 साल से सड़कों पर तूफान बर्पा किया हुआ है, तूफान बदतमीजी। आप लोगों ने तो जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है इस मुल्क में हुकूमत की और इदारों की, कि फौज का कोई काम नहीं है कि वो हुकूमतें गिराए और हुकूमतें बनाए। आज आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत फौज गिरा दे। ये किस किस्म की मुनाफिकत का सौदा बेच रहे हैं आप पाकिस्तानी कौम को? आपने लोगों को जाहिल, उज्जट और गवाह समझा हुआ है कि आप जो मंजिल ला के बेचते हर चौथे दिन लोग वो खरीदना शुरू कर दें आपसे। लोगों के दिल और दिमाग पे लिखा जा चुका है कि आप मुनाफिक हैं और मुनाफिकत करते हैं आप बार बार आके। आप कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, सड़कों पर निकलकर कराची, गुजरांवाला, क्वेटा तक जगह जगह पे आप पिछले 3 हफ्तों से आप गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के सुबह शाम कौम को भाषण दे रहे हैं कि फौज का काम नहीं है कि वो सियासतदानों से बात करें। और आपके अब्बा हुजूर मरियम साहबा उन्होंने बैन लगा दिया अपनी पार्टी के लोगों पे कि खबरदार को जाके फौज से मिले सरेआम या पसे पर्दा, और आप कह रही है फौज से बात करने को तैयार है। और साथ क्या फरमा रही है, मुनाफिकत। तो मतलब इसके बाद मुनाफिकत तो खुद दफन हो जाती है जो इन्होंने कर दिया। उनसे सवाल किया इसी BBC के रिपोर्टर ने आज के इंटरव्यू कि अगर आपको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पड़े तो क्या आप करेंगे? तो वो फरमाती हैं कि हुकूमत के साथ हम क्यों मुज़ाकरात करें, हमारा डायलॉग होगा अवाम के साथ। यानी इमरान खान भले सिलेक्टेड है लेकिन एक सिविलियन सियासतदान है, उससे मुज़ाकरात को कह रही है कि नहीं होगा, अवाम से मुज़ाकरात होंगे। लेकिन फौज जो कि है ये गैर सियासी इदारा, कहते हैं उससे मुज़ाकरात करें। तो ये तो एक सरीहद किस्म का। अब देखिए ना, चूंकि ये लोगों को समझते हैं कि लोग उल्लू के पट्टे हैं, लोग पागल हैं, बुद्धू हैं, इनको हम जिस तरह चाहें
पागल बनाते फिरे। अमीर, पिक्चर तो क्लियर हो गई बयानिए की और आइडियोलॉजी की भी, PMLN की। मुझे ये बता दे, इस सारे मेस में ये जो सारा क्योस है बयानिए का, इसमें नियत नजर आ रही है आपको, कोई सियासी नियत कि हाँ अब डायलॉग हो जाए, अब कुछ बातचीत जरा हल्का हो जाए मामला? इज इट? किस बात के मुझे समझ नहीं आ रही कि डायलॉग किस बात की करने आपने। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का निजाम ठीक हो, शफाफ हो, बहुत अच्छी बात है, हम सब की ख्वाहिश है। उसका तरीका इलेक्शन रिफॉर्म्स है। फौज के साथ आप किस तरह से आप कह रहे हैं हम फौज के साथ सरेआम मुज़ाकरात करेंगे अवाम के सामने? क्या आप जर्नलों को लाके डी चौक में बिठा देंगे, कैमरे लगा देंगे, जाओ बैठो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो? क्या बात हो? आप लाए ना, वो टेबल तो करें कि आपका मिसाक क्या है, आपका विजन क्या है। सिवाय जलसों के अंदर जनरल बाजवा ने फलां कर दिया, जनरल खैर ने ढकान कर दिया, एजेंडा क्या रखे तो सही सामने, तो फिर हम बात करें। सब हम भी कहेंगे कि भाई हुकूमत, मतलब आप ही कह रहे हैं कि इनकी नीयत है और इनका इरादा है कि बातचीत हो, रास्ता जरूर खुला है, लेकिन एजेंडा भी जरा सामने रख दे। पॉइंट आपका आ गया? नियत भी नहीं है, नियत भी नहीं है। चलें ठीक है, मैं एक्चुअली क्लियर करना चाह रही थी। रज़ा रोमी साहब, उम्मीद है आपने अमीर की सारी गुफ्तगू सुनी होगी, बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। वोट को इज्जत दो का बयानिया रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब से मरीम नवाज साहिबा ने क़यादत संभाली है। आज वो कह रही हैं कि फौज को प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दें। इसके साथ चल सकते हैं मामला आगे? तवक्कुआत रखें हम और आप? रज़ा रोमी साहब आपसे मुखातिब हूं। चलें, रज़ा रोमी साहब से गालिबन दोबारा से रब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं कोशिश करूंगी कि एज सून एज पॉसिबल वो कनेक्ट हो। NBC कुछ कहना चाह रहे हैं? एडियो कमेंट NBC प्लीज। ज़रिया, मैं बहुत फैक्चुअल बात करना चाह रहा हूँ। जी जी। तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और तारीख़ बनते हुए भी देखी है और बिगड़ते हुए भी देखी है। ये कहना कि फ़ौज का कोई किरदार नहीं हुकूमत साजी में, ये हमें अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के बराबर है। हमने बारहा देखा है कि फ़ौज ने हुकूमत गिराई है, हुकूमत बनाई है, और ये मतलब रिटिन है, तारीख़ में लिखी हुई, तारीख़ लिखी हुई है ये। और फ़ौज का एक किरदार है। फ़ौज बीच में आती है, कभी सालिसी बनती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान पे मुज़ाकरात करती है, कभी तरक्याती प्रोजेक्ट पे बात करती है, कभी गवादर पे बात करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो तैयार ही नहीं है बात करने के लिए। अब तैयार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो मेरा ख्याल ये कि ये कहना कि फ़ौज से बात, फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। फ़ौज का किरदार है, और इसी मसले पर नवाज़ शरीफ के झगड़े भी हुए हैं, और नवाज़ शरीफ फ़ौज के ज़रिए आए भी हैं। नवाज़ शरीफ को फ़ौज के ज़रिए 2-3 बार लाया गया है। तो मतलब ये कहना ही गलत बात है। ठीक है, चलें, रज़ा रोमी साहब से जब तक राब्ता मुनक़ता होगा तब मैं ये सवाल लेकर उनके पास जाऊंगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए कि हमारी सियासी क़यादतें ही क्या उठकर इस इदारे के पास जाती हैं जिसे हम अस्करी क़ुव्वत का नाम देते हैं? कभी अस्करी क़ुव्वत तो चलकर इनके पास नहीं है कि आए हम बैठकर ये मामला कर देते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। महंगाई के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आटा भी सस्ता होगा, चीनी भी सस्ती होगी। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि इन चंद दिनों में आटा और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी कैसे वाक़ होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयानात हमें बहुत दफ़ा दे चुके हैं। लेकिन वाकई ऐसा हो सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। NBC आप ही से आगाज़ करते हैं, ज़रा बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमें मान लेना चाहिए, वाकई ऐसा होगा? जी, अब आपने खुद ही कहा, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा, 7 महीने से प्राइम मिनिस्टर यही बात कह रहे हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ, पिछले महीने तो उन्होंने कहा था अगले हफ्ते हो जाएगा। मैं ड्राइव करती हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को, लेट मी डू दैट। अभी रिसेंटली जहांगीर तरीन साहब वापस आए हैं, इत्तलात अंदर से ये आ रही है कि उन्हें वापस लाया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे थे कि उनकी पार्टी में दोबारा से वापसी हो। बेशक उनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं है, लेकिन पॉलिसीज मेकिंग में उनका कहीं ना कहीं होल्ड रहा है। जरा उससे थोड़ा सा मिलाकर जरा मुझे जवाब दे दें कि पॉसिबल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बड़ा पूरे एतमाद हो गए, आटा और चीनी दोनों में कमी होगी तो होगी, चीनी में तो कम से कम होगी। देखिए, मैं जहांगीर तरीन को पिन पॉइंट नहीं करूँगा। अच्छा। जितने शुगर मिल्स मालिकान हैं और जितने होल्डर्स हैं, अगर वो अपने स्टॉक बाहर निकाल लें तो चीनी की कीमत कम हो जाएगी। अगर हुकूमत उनके स्टॉक्स पे छापे मारे बहुत संजीदगी के साथ तो चीनी की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बड़ी खुशखबरी है, और जो खुशखबरी मैं बहुत दिनों सुन रहा हूँ, 7 महीने सुन रहा हूँ मैं। जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले महीने तो उन्होंने कहा था अगले हफ्ते कम हो जाएगी, तो अगला हफ्ता भी अभी तक नहीं आया है। और अब ये कह रहे हैं कुछ दिनों में कम हो जाएगी। वो कम होना है,
क्योंकि आपने जब सब कुछ एक्सपोर्ट, घर का पूरा सामान आपने बेच दिया, फिर वही सामान ज़्यादा कीमत पे आपने ख़रीद लिया, तो घर में सामान पूरा हो जाएगा ना। जब मुझे अफसोस होता है, शर्म आती है, मैंने एक ट्वीट देखा, गंदुम आएगा नहीं, गंदुम आ गया है, पहला जहाज़ पहुंच गया। मतलब इतनी शर्मनाक बात है। हम गंदुम का गोदाम है, हम ज़राअत का गोदाम है, हम बाहर से गंदुम इंपोर्ट कर रहे हैं, शर्मनाक बात है। और फिर हम नारे लगा रहे हैं उस पर कि गंदुम आ गया, गंदुम आएगा नहीं, गंदुम आ गया। तो ये गंदुम भी आ गया, चीनी भी आ गई, और उसके बावजूद अभी तक कीमतों में कमी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हुकूमतें होर्डिंग कर रही हैं, हुकूमतें होल्ड किए बैठी हुई हैं दरामदी गंदुम को भी और चीनी को भी, और वो रिलीज़ नहीं कर रही फ्लावर मिल्स को। कोई 25,000 कर रहा है, कोई 30,000 कर रहा है, कोई 5,000। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमने गौर ही नहीं किया कि वहाँ गंदुम क्यों नहीं हो रही, वहाँ पर चीनी क्यों पैदा नहीं हो रही, उसको तो हमने छोड़ा हुआ है। तो कीमतों में कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी, आई एग्री, लेकिन ये मसनूई तरीके से आएगी, ये स्टेबल नहीं होगी जब तक आपकी अगली फसलें बहुत अच्छी नहीं होंगी। बहुत अच्छी फसलें आपको चाहिए, अगली फसल, जो मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि किसान हुकूमत लड़ाई शुरू हो चुकी है गंदुम की कीमत के ऊपर। अगर गंदुम के काश्तकार को आपने डिस्करेज किया तो गंदुम बोएगा नहीं हो। अमीर, पिछले दिनों जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था गंदुम के काश्तकारों के हवाले से, किसान के हवाले से, हमने सुना था कि बात रफा दफा हो गई है, मुआहदा कुछ मामला तय पाए हैं इनमें। उसके बाद और अब की ये जो है जितनी भी डेवलपमेंट है, लग रहा है आपको आटा और चीनी दोनों में कमी होगी? जो मुज़ाकरात हुए हैं किसानों के साथ, किसानों को इन्होंने पंजाब में मार मार के बेचारों को अधमुआ कर दिया, इन्होंने उनका अशर नशर कर दिया बेचारों को। और एक किसान जो बेचारा है उसका तो शायद इंतकाल भी हो गया। आपने कहा कि जी वज़ीर आज़म ने जो है वो यकीन दहानी करा दी है कि जी आगे चीजें बेहतर होगी। वज़ीर आज़म अगर ना करते तो शायद बेहतर हो जाती। जो वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवा दी है ना, इसका मतलब है कि ज़रिया अब बेहतर नहीं होगी, अब बेहतर होगी। क्योंकि वज़ीर आज़म जब नोटिस देते हैं किसी बात का तो वो ठीक चलते हुए काम को भी खराब कर देते। अभी आपको याद होगा आज से कुछ हफ्ते पहले जब ये बहुत क्राइसिस बढ़ गया था तो वज़ीर आज़म ने एक जो टाइगर फोर्स है उसका एक इजलास बुलाया था और वहां उन्होंने कहा था कि जी ये टाइगर फोर्स जो है इसकी एप्लीकेशन होगी, मोबाइल एप्लीकेशन, और टाइगर फोर्स जो है वो जाके अब मार्केट में कीमतें चेक करेगी। कुछ सुना है आपने वो टाइगर फोर्स ने क्या किया? वो किधर है टाइगर फोर्स? वो कौन सी कारकर्दगी है टाइगर फोर्स की जो वज़ीर आज़म पिछले 1 साल से टाइगर फोर्स की गर्दान सुना रहे हैं? यानी कोई कंक्रीट सोल्यूशन अभी तक फ्लोट किया है गवर्नमेंट ने कि फसल की पैदावार से लेके फसल की जो उसकी मार्केटिंग है, फसल की जखीरा अंदोजी ना हो, फसल जो है वो आम जो सारिफ है उस तक पहुंचे, सस्ते दामों पहुंचे, इसका कोई एक कॉम्पोजिट या एक आप कह लें कि एक मुकम्मल जामे किस्म का कोई मंसूबा रखा है हुकूमत ने? ना सूबाई हुकूमत ने रखा, ना रिफाकी हुकूमत ने रखा। तो फिर हम कैसे शक का फायदा दे सकते हैं? हमारे सामने तो ऐसी कोई चीज नहीं की जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि हमें अब ये जो काम किया है ना हुकूमत ने, अब तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो गंदम का बहरान पैदा करे। ये जो काम हो गया, अब किसी की जरूरत नहीं है कि वो गंदम को महंगा कर सके। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सिवाय ये जो जिस किस्म का आपका ये बयान उनका सुना दिया, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनके पास जामे हिकमत अमली है या कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। इनके पास वही फकी है कौम को देने के लिए जो परवेज मुशर्रफ देता रहा, जो परवेज इलाही देता रहा, जो जफरुल्लाह जमानी, शौकत गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, इनके पास कुछ नया नहीं है देने के लिए। बाबा मान जाए, 2 साल हो गए, 3 साल बाकी है। पहले दिन से कह रहा हूं कुछ नहीं इनके पास नया देने के लिए सिवाय टाइम गेन करने। और जब पहले हम तनकीद करते थे कहते थे कि यार सब्र करें, हौसला करें, अभी तो हम आए। फिर कहते थे यार अभी तो हमारा हनीमून पीरियड मुकम्मल है। फिर कहते थे यार अभी तो अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अब तो 2.25 साल हो गए माशाल्लाह। लेकिन कोई इनके पास सोल्यूशन नहीं है इस मुल्क के मसाइल का, कोई ऐसा सोल्यूशन जो इमरान खान का सोल्यूशन हो, जो इनकी गवर्नमेंट ने कोई सोल्यूशन डिस्कवर या इजाद किया हो।
इनके पास तो वही मंजर है देने के लिए जो माजी की जो गवर्नेंस, टिपिकल गवर्नेंस रवायती की वही चल रही है। गवर्नेंस का फकदान है और डिलीवरी से आवाम परेशान है कि गवर्नेंस नहीं हो रही है। और अभी महंगाई का तो मुझे पता नहीं कम होती नहीं होती, लेकिन मैं आपकी विंडो मुझे नजर आ रही है। आई थिंक लाइट चली गई आपकी तरफ, और ये भी लोड शेडिंग है जो आपको भी और हमें भी मौसम सरमा में भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। बहरहाल गुजारा कर रहे हैं। शायद पीछे यूपीएस चल रहा है तो आपके पीछे एक लैंप मुझे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजा साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। काफी देर से राब्ता आपसे मुनक़ता हो गया था। सेकंड क्वेश्चन पर हम आ गए, लूंगी मैं आपसे पहले सवाल का जवाब भी बाद में। मुझे जरा ये बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आइंदा दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आपको यकीन है वाकई ऐसा होगा? जी मुझे नहीं, थैंक यू सरियाब। आज कुछ टेक्निकल मसाइल आ गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि आटे और चीनी की कीमतें कम हो जाएंगी। हमें तो ये पता है माशियात के उसूल ये होते हैं कि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो वो नीचे नहीं आती, उनको नीचे लाना तकरीबन नामुमकिन होता है। इन्फ्लेशन का यही सबसे बड़ा मसला है कि एक बार उसमें इजाफा हो गया तो अब कुछ 19-20 कमी बेशी तो हो जाएगी, लेकिन जब मार्केट में वो रेट बिकता है और जो लोग उससे मुनाफा बनाते हैं उनका ये इंटरेस्ट होता है कि वो इसको नीचे मत लाएं। और उसमें आपको पता है पाकिस्तान में तो ये अच्छे खासे माफियाज हैं जहाँ पे चीनी का मसला हो या आटे का मसला हो, तो ये तो तकरीबन नामुमकिन है। और दूसरी ये बात है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये चाहिए, जिसका कि अब ये चीज साबित हो चुकी है और अब इसके ऊपर लिखा जा चुका है, माहिरीन ने अपनी राय आरा दी है कि ये जो वीट की जो हमारी मिसमैनेजमेंट थी इस बार, ये बुनियादी तौर पर उसकी वजह से ये किल्लत बनी और मसनूई किल्लत और जखीरा अंदोजी और बार बार की गलत एक्सपोर्ट और गलत इंपोर्ट के फैसले जो हैं उन्होंने इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है हुकूमत को भी और अवाम को भी। और चीनी का तो आपको पता ही, ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो इंक्वायरी भी हुई जिसकी रिपोर्ट मौजूद है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई ताहाल। तो बात यह है कि अगर वाकई ही में वो चाहते हैं कि देरपा बुनियादों में वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास अगले 2-2.5 साल है गवर्नमेंट, और अगर वो ये चाहते हैं कि ये मजीद मामला ना खराब हो, तो फिर सबसे पहले वो जो कमीशन बना था चीनी के हवाले से, उसकी तमाम सिफारिशात को इम्प्लीमेंट किया जाए और वो माफिया या माफियाज जो हैं जो इसमें मुलविस थे उनको जब तक आप सजा नहीं देंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। ये सिर्फ नारों से और वादों से ये हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे अभी अमीर कह रहे थे कि ये वाली कहानी पहले भी चल चुकी है पर्दा सीमी पर। कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो इसी तरह की पलंगो बांध दावे करते हैं कि जी हम ले आएंगे, कीमतें कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ और ना होने का इम्कान है। इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे बुनियादी मसला जो है वो गवर्नेंस का है, मिसमैनेजमेंट का है और उन लॉबीज का है जिन्होंने हुकूमत को यरगमाल बना रखा है या हुकूमत खुद से बन गई है यरगमाल, जो भी सियासी वजूहात की वजह से। और जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे ये महंगाई इसी तरह ही बढ़ेगी, बढ़ती चलेगी। मुख्तसरन पुकारी साहब, बैड गवर्नेंस, अगर मैं जी रजा साहब मुकम्मल कीजिए। जी, तो पहली जो आपका टॉपिक था मैं उसके ऊपर भी तो 1-2 लाइनें कहना चाहता हूँ। उस वक्त आवाज सारी बातें बड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू हुई और मैं सिर्फ उसमें ये कहना चाहता हूँ कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये जो सारा कुछ इस वक्त हो रहा है, ये जो तनाव की कैफियत है, इसका मंतकी नतीजा जो है वो मुज़ाकरात में ही होगा। और उसके अलावा ये जमहूरियत में ऐसा होता है, कोई अचंभे की बात नहीं है। और जहां तक ये कहना कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो नॉन पॉलिटिकल है और उनसे जो है वो क्यों सियासतदान ड्रैग कर रहे हैं, बात तो ये सही है कि सियासतदान उनको ड्रैग करते रहे। ऑपोजिशन में जो भी होते हैं वो करते हैं। इमरान खान साहब ने भी अंपायर को बहुत बार कहा था कि भाई आप आकर उंगली उठा दीजिए और धड़न तख्ता कर दीजिए नवाज शरीफ का। तो ये सब हालिया तारीख में हुआ है, कोई एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है। मगर यहाँ पर यह है कि ये मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए और ये इसमें कोई हरज नहीं है। पाकिस्तान की तारीख है और उस तारीख में तमाम जो फरीकैन हैं, सियासी हो गैर सियासी हो, उन सब का रोल है, उन सब के पास ताकत है। और इसीलिए अगर मुल्क में हमें इस्तेहकाम चाहिए
और अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली का दौर दौरा हो, तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। इसके लिए आर्मी को भी अपना जो सोचना चाहिए और तरीका निकालना चाहिए। ये रीसेट की जरूरत है इस वक्त, और ये रीसेट जो है ये तभी होगा जब तमाम फरीकैन एक मेज के जरिए मेज पे बैठेंगे और रूल्स ऑफ द गेम मुतय्यन कर जो भी आगे करना है उस पर एक लाएंगे, एक मुश्तरका अमल पे अग्री करेंगे। और ये अमीर कह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात, देखिए इमरान खान साहब से तो अपोजिशन ने कई बार उनको दावत दी बात करने के लिए, मईशत के लिए, सियासत के लिए, जो है पार्लियामेंट के अंदर ताउन के लिए। इमरान खान साहब खुद बात नहीं करना चाहते, वो तो ये कहते हैं कि ये चोर डाकू है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। इस बार फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर बात करने को रजामंद है, लेकिन सिर्फ करप्शन वाला नैरेटिव ये लोग साइड पर रख दें। एनीवेज आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। जनरल साहब, अगेन मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगी। दूसरा सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे आटा चीनी में कीमतों में कमी के हवाले से। फरमाइएगा, कल भी हम लोग बात करते प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट एक किसान को 2000 रुपए देने को तैयार नहीं है बोरी पर, तो अवाम को कैसे रिलीफ देगी, चाहे वो चीनी की कीमतें हों या फिर आटे गंदम की कीमतें हों? देखिए जनाब, ये फौरी तौर पे तो इनके पास कोई नुस्खा नहीं है। अगर ये करना चाहते तो ये रेट्स वगैरह के जो होर्डिंग हुई है, कहीं जमा है, कहीं जखीरा अंदोजी है, वो करते तो शायद कुछ उससे फर्क पड़ता। वो इन्होंने किया नहीं, और ना ही कोई लगता है कि करने का आगे कुछ है। तो ये रिलेटेड है थोड़ा लंबे वक्त के लिए। ये क्रशिंग सीजन आ गया है चीनी का, और अभी मेरा ख्याल है ये इस महीने क्रशिंग शुरू हो गई है, और चीनी जो है नई मिलें अभी काम करेंगी तो नई चीनी मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर अगर जखीरा अंदोजी भी किसी ने की हुई है तो उसको निकालनी होगी, क्योंकि ये आगे चीनी इन्होंने फिर आखिर बेचनी है, आगे लोगों को देनी है। तो एक तो उससे कीमतें इसमें स्टेबल होंगी और कुछ न कुछ कम होगी। दूसरा, गंदम का जाके नई फसल है वो मार्च से पहले नहीं होगी। अच्छा। मार्च अप्रैल में जाके नई बाहर मार्केट में आती है, तो फिर उसका तो ये मार्केट का अपने जो है उतार चढ़ाव या मार्केट की अपने जो डायनामिक्स हैं उसकी वजह से फर्क पड़ेगा। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ऐसा कदम उठाया इन्होंने, ये कर रहे हैं जिससे कीमतें कम होगी। तो ये आप कह लीजिए कि एक नेशनल प्रोसेस के तहत ये जैसे होता है वो आप इस पीरियड में देखेंगे अगले 2-4 महीने में। सही, मतलब तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं ऐसा नहीं पॉसिबल अभी कि आटा और चीनी दोनों में कमी आएगी, मतलब नहीं आएगी। ठीक है, प्रोड्यूसर साहब ने क्रॉस मार्क कर दिया है। हाँ, तो वो तो मुमकिन नहीं है। अच्छा ठीक है। बुखारी साहब, जनरल साहब ने भी एक बात की थी कि क्रशिंग सीजन आ गया है। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, क्रशिंग सीजन भी आया है चीनी के हवाले से, और तरीन साहब भी आ गए हैं। पॉसिबल है कीमतों में कमी आ जाए, आटा नहीं तो कम से कम चीनी की सही? देखिए, जब भी इमरान खान साहब कोई वादा करते हैं या इस तरह का कोई प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट देते हैं तो मुझे फैज़ साहब का शेर याद आ जाता है, गर इंतज़ार कठिन है तो जब तलक है दोस्त, किसी के वादा फरदा से गुफ्तगू ही सही। तो मेरा ख्याल है कि हमें सब आवाम को खान साहब के इस वादे से गुफ्तगू करनी चाहिए। सारे दोस्त इजहार कर चुके हैं कि क्या फैक्टर्स क्या हैं। एक तो ये होर्डर्स, ज़हीरा अंदोज़ी बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद माफियाज अपनी जगह पे मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। एक फैक्टर और है, वो भी बहुत बड़ा माफिया है, और वही हमेशा मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में, इसी मौसम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आटा क्राइसिस ज़रूर आता है पाकिस्तान में। उसमें अगर प्राइस हाइक नहीं भी होती तो शॉर्टेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी हो जाती है। उसकी एक वजह है कि हमारा बहुत सा आटा जो है, जो हम कोटे में गंदम देते हैं बलूचिस्तान को और केपी को, वो स्मगल हो जाता है अफ़गानिस्तान में। तो ये फैक्टर जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी यहाँ पे क्राइसिस पैदा हो जाता है। हमें एडिशनल फिर केपी को और बलूचिस्तान को देनी पड़ती है गंदम। तो ऐसी सूरत हाल जब भी पैदा होती है, रज़ा ने पॉइंट आउट किया कि प्राइसेस जब ऊपर जाती हैं तो नीचे नहीं आती, और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस पे यही फार्मूला अप्लाई करके देख लीजिए, मतलब वो ऊपर कितनी जाती है और फिर उसके बाद नीचे कितनी आती है, वो एक बिल्कुल मिनिमम सी अमाउंट होती है। इसके लिए जो तरीक़ाकार माजी में हुकूमतें वज़ा करती थीं, मौजूदा हुकूमत बेचारी उस पोजीशन में भी नहीं है कि उस फार्मूला को अप्लाई किया जाए। और फार्मूला हुआ करता था कि आप सब्सिडी देते थे स्पेशली गंदम पे।
तो अभी तो आपके जो जेब में इतने पैसे ही नहीं हैं कि आप सब्सिडी दे दें। तो मेरा ख्याल है कि एक और जो हमें डेवलप करना चाहिए कल्चर और स्पेशली मीडिया को, कि जब भी कोई भी अथॉरिटी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे जिसमें एक वादा हो, तो उससे प्लान ज़रूर पूछ लिया करें कि भाई आप किस प्लान के तहत और इसको कैसे ओवरकम करेंगे। क्योंकि ये कह देना बहुत आसान होता है, वाज़े कमी आ जाएगी, लेकिन आप देखिए हम भी गेस्ट वर्क कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता। मुमकिन है खान साहब के पास कोई प्लान हो जो ब्लैक एंड वाइट में कौम के सामने पेश करें, जनाब मेरे पास ये प्लान है, ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और इस तरीके से इसे कंट्रोल करूँगा। और आखिरी बात ये है कि अगर जरा प्लान नहीं है ना, तो इसका मतलब है वादा खोखला है। तो फिलहाल चूंकि प्लान नहीं है हमारे पास, इसलिए मुझे ये पूरा होता नजर नहीं आता। चले, मैं इस प्लेटफॉर्म से यही गुजारिश कर सकती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके कैबिनेट प्लान सामने रख दें, ताकि बात करना मजीद मेरे लिए भी और तज्जियाकारों के लिए भी आसान हो जाए कि किस अमली के तहत खुशखबरी हमें प्रैक्टिकली मिल सकती है कि आटे और चीनी की कीमतों में कमी देखने को मिली है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, ऐसा हो भी सकता है। मुझे बड़े एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से कि रुपया इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड लेट्स शेयर अ गुड न्यूज़ विद यू कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है। कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँ तो अगस्त के इख्तितामी दिनों में डॉलर 168 रुपये 43 पैसे, मजमूई इजाफा 3.1% की प्रोग्रेस के बाद यहाँ पर देखा गया। आज जो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत है वो 198 रुपये 91 पैसे है, 91 पैसास। और अगर हम फरवरी की बात करें, कोविड से पहले की, उस वक्त डॉलर का जो रेट था वो 154 रुपये के आसपास था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो इस वक्त 198 रुपये 58 रुपये 91 पैसे हैं। रज़ा रोमी साहब फरमाइएगा, हमारी पॉलिसियाँ, इनकी पॉलिसियाँ चूँकि बेहतर हो गई हैं, ये उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, उसका नतीजा है कि आज डॉलर का ये रेट चल रहा है पाकिस्तान में। थैंक यू सरियाब। सॉरी, अभी तक टेक्निकल थोड़े मसले हैं आवाज की, आई होप आपको आ रही हो। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान में जाहिर बात है बैंकिंग चैनल्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और हवाला और ये जो हुंडी वाला काम है इसके ऊपर क्रैकडाउन भी हुआ है। FATF की वजह से बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं फॉरेन करेंसी के ट्रांसफर के ऊपर। तो एक तो सबसे पहला ये रीजन है। दूसरा ये कि उतना ट्रैवल नहीं हो रहा जितना कि कोविड की वजह से जो अक्सर लोग पैसे जो हैं वो कभी साथ भी ले आते हैं, खुसूसन जो हमारे माइग्रेंट लेबर है गल्फ में और दीगर जगहों पर, इवन यूरोप से भी, तो वो बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है इसमें, ये जो डॉलर की कीमत कम हुई है रुपी टर्म्स में और स्टेबिलिटी जो आई है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो ऑयल प्राइसेस भी जो हैं ये हमारा कम हुई हैं आलमी तौर पे। आपको याद होगा कोविड के जमाने में तो 0 तक पहुंच गई थी, एक पॉइंट वो आया था। तो हमारी जो डेट पेमेंट्स हैं इसी वजह से जो है ये थोड़ी सी बेहतरी आई है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें किस हद तक जो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन काम आई है। हाँ, ये जो क्रैकडाउन जो बैंकिंग चैनल्स को मजबूत किया है इसका क्रेडिट जरूर जाएगा गवर्नमेंट को, और दीगर जो सारे मुख्तलिफ इदारे हैं जो इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने FATF को बड़ी सीरियसली लिया है और ले भी रहे हैं। तो ये बुनियादी जो इसमें वजह है मुझे ये दिखाई देती है। अब जाहिर बात है कि ये एक ऐसी चीज है कि इसका क्रेडिट तो लेगी गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो इस चीज को अपनी कामयाबी तसव्वुर करती है और उसको प्रोजेक्ट भी इस तरह का करती है, लेकिन कुछ हालात भी इस मामले में थोड़े से साजगार हो गए हैं। अमीर, जब क्रेडिट की बात आए तो दे देना चाहिए। पाकिस्तानी करेंसी 9 रुपये इजाफा अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी किसी से कोई लड़ाई ना मुस्तकिल है ना होनी चाहिए। जहाँ अच्छा काम, और मैं तो इस बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जहाँ अच्छा काम हो अगर तो खुल के, और अच्छा बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं हुकूमत की तारीफ करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है।
अगर हम हुकूमत पर तनकीद करते हुए नहीं हिचकिचाते तो तारीफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर 9 रुपए या 9% इसमें बेहतरी आई है पाकिस्तान में, और उसका मेरे ख्याल सबसे मुनासिब जो रजा रूमी साहब ने जैसे फरमाया कि जो कि पहले अनडॉक्यूमेंटेड आपकी इनकम, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेड होगी, जो कैश फ्लो है आपका पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जाना, पाकिस्तान से बाहर से पैसा आना, जितना ये बैंकिंग चैनल्स के जरिए से होगा, आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी। अगर आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी तो उसके लूप होल्स खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाएंगे। जब वो बंद होंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा, आपकी अपनी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। अभी भी ये इसको और बहुत कम करने की जरूरत है, क्योंकि आपका पैसा जितना डिवैल्यू होगा, आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं उसका उतना ही उसमें आपको नुकसान होगा। आपका जो रॉ मटेरियल आप इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्ट करते हैं उसमें आपको उतना ही नुकसान होगा। इसके अलावा जो बाकी जरूरियात की चीजें हैं, पेट्रोल से लेके और घरेलू इस्तेमाल की जो चीजें इम्पोर्ट हो रही हैं, उनकी कीमत जो है वो बढ़ती है। तो जितना पैसा आपका जो है वो डिवैल्यू होगा, फॉरेन करेंसी मजबूत होगी, उसका इम्पैक्ट जारी बात है आपकी इकोनॉमी पर मनफी पड़ेगा। तो ये एक खुशहाल चीज जरूर है, जिसे आप कह सकते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अभी आगे जारी बात है, इनके पास 3.25 साल है, होप सो इकोनॉमी में कुछ चीजें जरूर इनकी बेहतर होगी। अभी चंद हफ्ते पहले भी एक वज़ीर आज़म ने खुद ट्वीट करके एक बड़ी अच्छी खबर दी थी कि 17 साल के बाद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब जो है वो खत्म हुआ तकरीबन। तो कुछ अच्छी चीजें जरूर हैं, होप सो के अगले 3.25 साल में इकोनॉमी में ये जरूर कुछ अच्छी खबर दे सके। एनबीसी एक ये एक्सपेक्ट भी हम डाल लें बीच में कि दरामदात में मुसलसल कमी ने भी बड़ा अपना रोल प्ले किया है यहाँ पर करेंसी को बूस्ट करने में। देखिए, मैंने तो पिछले सवाल के आखिर में कहा था कि मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर पर पूरा यकीन है, उनके सारे वादों पे यकीन है, वो पूरे करें ना करें, मुझे वादों पे यकीन होता है क्योंकि हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। बात यह है कि दरामदात में कमी आपने की, आपका सवाल बिल्कुल सही है, तो उससे आपके डॉलर्स में बचत हुई और डॉलर्स आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चले गए, लेकिन उससे नुकसान आपको एक और हो गया कि आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो पाया, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते थे उससे प्रोडक्ट बनती थी और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती थी, तो फिनिश प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोडक्ट वो आप नहीं बेच सके और उससे नुकसान हुआ आपको। तीसरी बात, आपने नाम लिया 2 मुल्कों का, जनूबी कोरिया, बंगला और गालिबन इंडोनेशिया का। इनके यहाँ भी कोरोना का वो इफ़ेक्ट नहीं था जो हमारे यहाँ, हाँ जो हमारे यहाँ था, और कोरोना का इफ़ेक्ट ना होने की वजह से इनकी करेंसी इसलिए ज़्यादा मजबूत हुई कि उनको ऑर्डर्स मिले बाहर के मुल्कों के। अब मैं बताऊँ कि डिज़ास्टर कहाँ हुआ। डिज़ास्टर बहुत शुरू में हो गया। आप याद कीजिएगा, मैंने पहले आपसे कभी कहा था कि 3 साल बाद देखेंगे कि ये टेक ऑफ करेंगे ये इंडस्ट्री अपने काम में, इकनॉमी में। लेकिन डिज़ास्टर कहाँ हुआ? शरह सूद में इजाफा, रुपए को डिवैल्यू करना, और डिवैल्यू इस तरह करना कि रुपया आवारा हो गया, रुपया गली गली घूमने लगा, उसकी बेकदरी हो गई, उसकी कदर तो छोड़े बेकदरी हो गई, और उसके बाद दरामदात में कमी और इस पर पाबंदी उस पर पाबंदी, बाद में सेरेंटी प्रेविल 1-1.5 साल के बाद। चुनाचे अच्छा, जो बात कह रहे हैं रज़ा रूमी साहब, उसका नाम, प्रोग्राम का नाम है रोशन डिजिटल पाकिस्तान जी। और मैं जानता हूँ, मेरे बहुत से रिश्तेदार बाहर रहते हैं कि वो इस प्रोग्राम से बहुत खुश हैं और वो इसके ज़रिए पैसे भेज रहे हैं। एक तो उनका ये जो हुब्बुल वतनी का जज्बा कि हमारे पैसे पाकिस्तान बराह रास्त हमारे अकाउंट में जा रहे हैं, बराह रास्त हमारे अकाउंट में जा रहे हैं, अब कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरा हुंडी से बचना, और तीसरा ये FATF का वाकई लॉ है। तो अब जो सूरत हाल है, तरसीलात ज़र में इजाफा आपने बता दिया, बरामदात में इजाफा हुआ आपकी, बरामदात बढ़ी हैं आपकी, और उसके साथ साथ गैर मुल्की कर्ज़ों का जो मौखर उन्होंने जो डिले किया है, हमने गैर मुल्की कर्ज़े हमने दरख्वास्त की है कि थोड़े में टाइम दे दो, उसकी वजह से। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सारे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स और बैंक कह रहे हैं कि 155 से नीचे नहीं जाना चाहिए रुपए को, वरना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वरना नुकसान हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अगर यही पॉजिटिव अप्रोच चलती है तो देखते हैं क्या होता है। ये ना बीच पे आके कोई फिर
बंद कर दे इसके अंदर। ठीक है। बुखारी साहब, एनबीसी ने फरमाया कि कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि 155 से नीचे नहीं जाना चाहिए वरना लॉस हो सकता है। अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं, उसका भी कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा इस पर? देखिए, यूएस इलेक्शन का इम्पैक्ट तो सूरत में आएगा कि पाकिस्तान को जो उनके तरफ से जो कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो कुछ मिलता था वो मिले, उसके बाद इसी तरह की ही कोई असिस्टेंस जो है वो मिलना शुरू हो तो उसका इम्पैक्ट होता। लेकिन यहाँ पे बहुत अहम तरीन पॉइंट है, देखिए डिवैल्यूएशन के पीछे जो अवामिल कार फरमा होते हैं, अगर उन्हें आप साइड पे कर दें, उन्हें रिमूव कर दें तो एप्रिसिएशन शुरू हो जाती है डेप्रिसिएशन से। तो कुछ अवामिल ऐसे हैं, जैसे सबसे अहम बात सब दोस्तों ने कही, FATF के तहत जो है हमने अपने बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। अब हवाला हुंडी वाला जो मामला है और लॉन्ड्रिंग वाला मामला वो बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है, कम हो गया है, इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे उसकी ज़द में हूँ, मेरे 2 अकाउंट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि मुझे मुद्दत हुई है, किसी ने कभी पैसे नहीं भेजे, खाली एम्प्टी पड़े थे, लेकिन इतना विजिलेंटली काम कर रहे हैं। दूसरी बात, वही आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि जो हमें पेमेंट, लोन पेमेंट को जो डेफर किया है, हमें जो टाइम दिया है, उसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे इनडायरेक्टली होगा। यानी अवाम को डायरेक्ट फ़ायदा तो शायद उस तरीके से ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली होगा। और वो इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है, एक आपने देख लिया, चूँकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उस किस्त को ना देने की वजह से स्टेबल हुए, बढ़े, उस वजह से रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो गया। और तीसरी बात भी दोस्त कह चुके हैं कि जब ट्रैवलर्स बाहर जाते हैं तो बहुत ढेर सारे डॉलर्स लेके जाते हैं, क्योंकि ट्रैवल बहुत लिमिटेड हो चुका है, उसकी वजह से भी डॉलर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे और रुपया जो है वो मुस्तहकम हो गया। लेकिन जो आपने बात कही है 155 वाली बात, वो देखिए वो बिल्कुल वो मुल्क और जो ट्रेडर्स हैं उन दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है हमें कोई टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। चलें, ठीक है बुखारी, पॉइंट आपका आगे, मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, मुझे जनरल साहब के पास जाना है। आप ही के पॉइंट को लेके मैं चाहती हूँ कि चलें वो एक्सप्लेन कर दें जनरल साहब। देखिए दरियाब, इसमें तलब और रसद दोनों जहन में रखनी चाहिए। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो आपको बेशक हर तरफ से आ रहा हो, फिर आपके रेट ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब आप इंपोर्ट्स कम कर दी, आपने इंपोर्ट्स हो नहीं रही, आपने अपनी तरफ से वो करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करने का काम किया, तो वो यही हुआ कि डॉलर जो बाहर से आ रहा है वो थोड़ा भी आ रहा है, जैसा भी आया, लेकिन खर्च उतना आगे है नहीं आपका, उसकी डिमांड नहीं है। तो एक तो ये, फिर बाकी वो जो सारे दोस्त हमारे कह रहे हैं कि बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल हुआ, आपने देखा कि ये जो हमारे एक्सपेट्रियाट्स वगैरह वहां से बाहर से तरसील कर रहे हैं, वो ज्यादा आ रहा है पैसा। यानी हम पिछले अगर साल से कंपेयर करते हैं तो वो पैसा ज्यादा रहा। वो ये नहीं है कि उनकी कमाई बढ़ गई, उनकी तो कमाइयां कम हुई वहां पे कोविड की वजह से, लेकिन चूंकि बैंकिंग चैनल इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस वजह से वो एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल में आपके पास डॉलर आ रहा है, तो वो आपको मौजूद है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये जो बाहर जाता था, जिस तरह फ्लाइट इसकी थी, यहाँ से लोग ले जाते थे और चोरी चिकारी का बड़ा इसमें था, वो ट्रैवलिंग भी कम हुई है। लेकिन उसके अलावा भी मनी लॉन्ड्रिंग जो बड़ी सारी हो रही थी वो भी वक्ती तौर पे रुकी हुई है, ट्रैवल ना करने की वजह से और कुछ वैसे एफर्ट इन मामला की वजह से। तो नेचुरली आपके मुल्क में अवेलेबल है डॉलर, तो कीमतें आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्टेबलाइज होंगी। तो इसमें फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पॉलिसीज का कोई खास दखल नजर नहीं आता। ये कुछ हालात ऐसे बन चुके हैं जिसकी वजह से ये हालात ऐसे बने और हुकूमत ने उस वक्त स्ट्रेटेजी को जरा थोड़ा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में रुपए की कदर और इंटरनेशनली भी जो रुपए की कदर है उसमें इजाफा हुआ है। तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब की आपको यहाँ पर दे रहे हैं आपकी मौशी पॉलिसियों के हवाले से। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।